Good morning, students. Today, in History of Class 8th, we are going to read Chapter 6 Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे वीवर्स के बारे में, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ऑनर्स। जो सूरत, फर्स्ट ऑफ ऑल सूरत जो गुजरात में था ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट था ये इंडियन ओशियन ट्रेड, व्यापार का डच और जो इंग्लिश पर्सन्स थे ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट, इस पोर्ट को यूज़ करना शुरू किया फ्रॉम अर्ली 17th सेंचुरीज़ में। और ये इम्पोर्टेंस इसकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी, पतन होना शुरू हो गया था 18th सेंचुरीज़ में। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट पर्सन्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज जो उस समय हमारी फेमस थी, टेक्सटाइल कंपनीज, आयरन और स्टील कंपनीज, जो बहुत थी इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बहुत क्रांतिकारी सिद्ध हुई मॉडर्न वर्ल्ड में। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रीज नेशन इन द 19th सेंचुरीज। जो मैकेनिज्ड था इसमें कॉटन टेक्सटाइल में आया था ब्रिटेन में, इसने फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था 19th सेंचुरीज में। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट, तो ये ग्रोइंग 1815 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिटेन जाना जाने लगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ब्रिटेन का है इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भारत के कॉन्क्वेस्ट करने से और भारत को कॉलोनाइजेशन बनाने से लिंक्ड है। यू हैव सीन हाउ द इंग्लिश ईस्ट कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज। किस प्रकार इस टेरिटरी के जो ट्रेड था उसमें इंटरेस्टेड थी। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स, कैसे चेंज हुआ। इन द लेट 18th सेंचुरीज द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, making profit through this sale. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. बहुत बड़ा इसको अपना जो मार्केट समझने लगी। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने लगे गुड्स को। किस प्रकार इसने इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट किया ये हम इसमें रीड करेंगे। जो इंडियन टेक्सटाइल थी एंड द वर्ल्ड मार्केट। 1715 में बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड बंगाल कॉन्क्वर्ड करने से पहले, विजय करने से पहले, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। दूर थी वो। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी, जानी जाती थी अपनी फाइन क्वालिटी के लिए और क्राफ्टमैनशिप के लिए। जो हमारी कॉटन थी दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया में इसका ट्रेड किया जाता था, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में। 16th सेंचुरीज में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप में सेल के लिए खरीदने लगे। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स, इनको वर्ड्स में प्रिजर्व करके रखा गया है इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स, कि इंटरेस्टिंग है कि इन वर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ। जो वर्ड्स इसमें आएंगे क्राफ्टमैनशिप के लिए, वर्ड सेल्स अस हिस्ट्री, जो ये वर्ड्स हैं ये हमें हिस्ट्री बताएंगे। जैसे कि पटोला वीव, मिडनाइट पटोला नेम है, वॉज वोवन इन सूरत में वो किया जाता था, अहमदाबाद एंड पटन में हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इट बिकेम पार्ट ऑफ लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। अब यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक में है जो इन दिनों। सो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मसलिन। अब जो मोसुल था इसका नेम मसलिन पड़ा। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी व्हेन द पोर्तुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, दे लैंडेड इन कैलिकट। सबसे पहले जो पुर्तगीज इंडिया में आए थे वो कैलिकट में रुके थे। एंड ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया
ये केरला पता कि अपने स्पाइसेस के लिए फेमस है। वो स्टार्टिंग में यहाँ पर अपना स्पाइसेस का व्यापार करने आए थे। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरली ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। बहुत सारे नेम इनके हैं। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ इन द बुक। इस बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम दिए गए हैं। अमंग द पीसीस ऑर्डर्ड इन बल्क बहुत सारे वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड शिंट्स, कॉसेस एंड बंधाना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छिंट्स कम फ्रॉम, कहाँ से आई? इट इज़ डेराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड छिंट, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लॉरी, जिसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर बने हुए कलरफुल है, उसको बोलते छिंट। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। और यूरोप में इसका जो क्रेज हुआ फ्लोरल डिज़ाइंस का, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। यहाँ जामदानी वीव अर्ली 20th centuries। A word जो बंधाना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक के लिए जो स्कार्फ था हेड के लिए। ओरिजिनली द टर्म डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांधना and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying। बंधाना वर्ड से निकला है a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing। There were other cloths in order book that were noted by their place of origin। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, छारपुर। The widespread use of such words shows how popular Indian textile had become in different parts of the world। कितना फेमस था। Now Indian textile in European markets। By the early 18th centuries, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile। In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile sheets in England। Interestingly, the act was known as the Calico Act। जो लोग थे ब्रिटेन में उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट इम्पोर्ट कि इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इम्पोर्ट न किया जाए, और एक कानून बनाया गया कैलिको एक्ट। At this time, textile industries had just begun to develop in England। तभी जो इंडस्ट्रीज थी डेवलप होने लगी थी उसी टाइम। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, वो अनेबल थी, एबल नहीं थी कि वो भारत की कंपनी के साथ कम्पीट कर सके, मुकाबला कर सके। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कि वो एंट्री रोकना चाहते थे क्योंकि उनको डर था इंडियन टेक्सटाइल्स से। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड। अब जो इंडियन डिज़ाइंस थे वो अनुसरण किया गया, उनकी नकल की गई, प्रिंट की इंग्लैंड में ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ के ऊपर। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England। इंग्लैंड में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी किए गए। इन 1764 में एक स्पेनिंग जेनी मशीन का इन्वेंट किया जॉन के द्वारा। जो द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 revolutionized cotton textile weaving। cloth could now be woven in immense quantity and cheaply too। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाने लगा और सस्ता भी मशीन के द्वारा। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th centuries। अब भी जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज थी वो डोमिनेट कर रही थी। European trading companies, the Dutch, French and the English made
enormous profits out of this flourishing trade. बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. सिल्वर को इंपोर्ट करके ये खरीद रहे थे यहाँ से. बट एज यू नो व्हेन द इंग्लिश ईस्ट कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब उनको पावर मिल गई तो उनको फिर उसके बाद सिल्वर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको जो कर थे वो रेवेन्यू इतने ज़्यादा कलेक्ट करते थे जिससे वो टेक्सटाइल यहाँ पर ख़रीद सकते थे अपने. Who were the weavers? अब वीवर्स कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, जो स्पेशल थे वीविंग में. देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिनको जुल्हा बोलते थे. मोमिन्स वीवर ऑफ नॉर्थ इंडिया. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग, सबसे पहले कातना था. अब वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन, काम करती थी. और चरखा और तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट थे ये घर के. द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन तकली, कि ये तकली के ऊपर उसको रोल किया जाता था, चरखे में काते जाते थे. व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर, वीवर के द्वारा बुना जाता था. इन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन. नॉन एज रंगरेज, कलर्ड, जो कलर्ड करते थे टेक्सटाइल को उनको बोलते थे रंगरेज. जो प्रिंटेड क्लॉथ थे वीवर्स नीडेड हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर नॉन एज चिपीगर्स, जो ब्लॉक बनाते थे कपड़े में. हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रदान करते थे. अब जो डेक्लाइन कब होने लगा, पतन कब होने लगा इंडियन टेक्सटाइल का? द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, जब डेवलपमेंट कॉटन इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटेन में हुई तब अफेक्ट किया इसने. इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू बी compete with British textile in the European and American markets. Second, exporting textile to England also became increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textiles imported into Britain. बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए. By the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets in Africa. में बनाना शुरू कर दिया अमेरिका एंड यूरोप. थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, निकाल दिए गया. बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट, बुरी तरह से प्रभावित हुए. इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, अब जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया. एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गेव आउट एडवांसेस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, नहीं उनको एडवांस दिया जाता था. डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रोट पेटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प दैम, जो ये दुखी थे वीवर्स इन्होंने पेटिशन डाली गवर्नमेंट के पास. बट वर्स वॉज स्टिल टू कम. बाय द 18th ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, जो ब्रिटिश का कॉटन था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियन मार्केट में आया. In fact, by the 1880s, 2/3 of all the cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced in Britain. ब्रिटेन में प्रोड्यूस किया जाने लगा. This affected not only specialist weavers but also spinners. Spinners को भी प्रभावित किया. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were rendered jobless. Jobless जो हो गई थी. हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, कि जो हैंडलूम वर्क था वो कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ था. दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स, कि कुछ काम मशीन्स के द्वारा नहीं सप्लाई किया जाता था. हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न. These had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. जो इनकी डिमांड थी साड़ीज़ की, ये ना कि अमीर में बल्कि जो मिडिल क्लास थी इसमें भी फेमस थी. Nor did the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloths, coarse mota used by the poor people in India, जो गरीब लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था. You must have heard of Sholapur in western India and Mathura in South
India. These towns emerged as important new centers of weaving in the 19th centuries. ये नए उभर कर सामने आए सेंटर. Later during the national movement, महात्मा गांधी asked people to boycott imported textiles and use hand spun and hand woven cloth. महात्मा गांधी जी ने बंद करवा दिया था और इस बार बल दिया था कि हाथ से जो हैंड स्पन और हैंड वोवन क्लॉथ यूज़ करें. खादी ग्रेजुअली बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म और चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग इन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931 में. जो अडॉप्ट किया गया फ्लैग उसमें सेंटर में रखा गया. व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. क्या हुआ उनके साथ? मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स. कुछ तो एग्रीकल्चर करने लगे. सम माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. कुछ सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हुए. एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की तरफ चले गए. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में चले गए. कॉटन मिल्स केम अप. द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप. अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854 में एस्टेब्लिश की गई. फ्रॉम द अर्ली 19th centuries, बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया to England and China. It was close to the vast black soil tract of western India where cotton was grown, जहाँ पर cotton grow की जाती थी. When the cotton textile mills came up, they could get supplies of raw material with ease. वो supply कर सकते थे. By 1984 million started operating in Bombay. Many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China. Mills came up in other cities also. अहमदाबाद में स्टार्ट की गई 1861 में और एक साल बाद ही कानपुर में. यूनाइटेड प्रोविंसेस. ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर. डिमांड बढ़ने लगी. जो पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, एग्रीकल्चर थे, लेबर थे, मूव टू द सिटीज़ की तरफ मूव किया. इन द फ्यू डिकेड्स of its existence, the textile factory industry in India faced many problems. स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. जो डिफ़िकल्ट था टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि जो ब्रिटेन में सस्ता कपड़ा बना था उसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल था. इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स. कुछ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कि उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज़ थोप दी गई इंपोर्ट के ऊपर. द एलिमिनेट कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज. द फर्स्ट मेजर सपोर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइन. ब्रिटेन में डिक्लाइन हो गया था एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज. जो इंडियन टेक्सटाइल थी उन्होंने जो मिलिट्रीज के लिए सप्लाई किया था कपड़ा. नाउ द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील. वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with a sword in his hand. कि अपने हाथ में तलवार लिए उनकी डेथ हो गई. टिपूज legendary sword are now part of valuable collections in museum in England. इंग्लैंड के म्यूज़ियम में बहुत कीमती कलेक्शन है. But do you know why the sword was so special? क्यों थी? The sword had an incredibly hard and sharp edge. इतना शार्प था that could easily rip through the opponent's armor. This quality of the sword came from a special type of high carbon steel called woods, जिसको बोलते थे, which was produced all over South India में प्रोड्यूस की जाती थी. Wood steel when made into sword produced a very sharp edge with the following water pattern. Francis
Bochanan, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. स्मेल्ट करके फर्नेंसेस में बनाई जाती थी. इन दीज फर्नेंसेस भट्टियाँ आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पोट्स. Through an intricate control of temperatures, the smelters produced steel ingot that were used for sword making, and not just in India but in West and Central Asia. Towards its an anglicized version of Kannada word ukku, Telugu hukku, and Tamil and Malayalam urukku, meaning steel. इनका मीनिंग दिया हुआ है. इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट. यूरोपियन फैसिनेट मीन्स आकर्षित करना. माइकल फेराडे, द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्पेंड 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स. 4 साल स्पेंड किए. However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by mid-19th century. Can you guess why this was so? क्यों ये एकदम से लुप्त हो गया? The sword and armor हथियार making industry died with the conquest of India by the British. ब्रिटिश के पराजित करने के बाद, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craft people in India. डिस्प्लेस कर दिया गया उनको. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. अभी इसमें पीछे बताया था चैप्टर में कि कैसे उसे फर्नेस किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है फर्नेंसेस में. Iron and steel factories come up in India. The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. Travel किया. They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron steel industry in India, but this could not be done without identifying the source of fine quality iron ore. वे फाइन क्वालिटी चाहते थे आयरन ओर की. वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी come upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. इन्होंने मैन और वुमेन को देखा आयरन ओर ले जाते हुए. These people were the Agarias. When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to hill in the distance. कुछ दूर हिल बताया. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forest. On exploring the hill, geologists declared that they had at last found what they had been looking for. उनको मिल गया. Rajara Hills had one of the finest ores in the world. But there was a problem. The region was dry. जो रीजन था वो ड्राई था. Water necessary for running the factory was not to be found nearby. नहीं था. The Tatas had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. वो ढूंढते रहे. However, the Agarias helped in the discovery. उसने हेल्प की. That would later supply the Bhilai steel plant. A few years later, a large area of forest was clear किया गया. जो नज़दीक सुवर्ण रेखा थी वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की गई. जमशेदपुर में here there was water near. इसके अब ये टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और began producing steel in 1912. टिस्को was set up at an opportune time. 19th century में शुरू की गई. India was importing steel that was manufactured in Britain. Expansion of the railway in India had provided a huge market for rails
that Britain produced. For a long while, British experts in the Indian Railway were unwillingly to believe that good quality steel could be प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मुश्किल से बिलीव करने लगे जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स थे इंडिया में के रेलवे में कि मुश्किल से अनविलिंग टू बिलीव, मुश्किल था बिलीव करना कि गुड क्वालिटी स्टील है वो पाई प्रोडक्शन उसका होता है इंडिया में। बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप the situation was changing. In 1914 the first world war broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe, so imports of British steel into India declined dramatically. कि जो imports था ब्रिटिश स्टील का इंडिया में डिक्लाइन हो चुका था। एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को, इंडियन रेलवे टिस्को की तरफ मुड़ी फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। As the war dragged on for several years, Tisco had to produce shells and carries wheel for the war. Tisco ने ही प्रोड्यूस किए सेल्स और कैरीज। By 1919, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Over time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. In the case of iron and steel, as in the case of cotton textile industries, expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industries goods increased. This happened during the First World War and after, as the nationalist movement developed and the industrial class became stronger. The demand for the government protection became louder. गवर्नमेंट की प्रोडक्शन की डिमांड लाउड तेज होने लगी कि प्रोटेक्शन किया जाए। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दीज डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ colonial rule. This was the chapter. I hope you understood the chapter. You will, after this you will do the question answers of this chapter. Thank you and have a nice day.